हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो लक्ष्मीकांत बुक की वीडियो 28 में आज हम बात करने जा रहे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड सेकुलर स्टेट की। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक नोवल फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। ओके, तो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनैम्यूरेटेड है और इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। ओके, इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इन 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ओके, तो डीपीएसपी का काम क्या है कि प्रमोट करें आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। ओके, और आगे लिखा है जो डीपीएसपी जो हैं ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। ओके, जैसे हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, लेकिन डीपीएसपी के लिए हम कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते। ओके, तो डीपीएसपी एक वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करता है। ये बोला गया चाहे डीपीएसपी इनफोर्सेबल नहीं है, बट हर सरकार को जब भी कोई सरकार बनेगी या कोई नियम कानून बनाएगी तो डीपीएसपी को ध्यान पर रखा जाएगा। डीपीएसपी को भी एक मद्देनज़र रख करके कोई भी नियम कानून बनाएगी कोई भी सरकार। ओके, तो डीपीएसपी को लागू करने के पीछे रियल पावर क्या है? रियल पावर है फ्रेंड्स पॉलिटिकल पावर। ठीक है, तो 5 साल के लिए जो रूलिंग पार्टीज़ होती हैं अगर वो डीपीएसपी को इग्नोर करती हैं तो लोगों के पास इतना अधिकार है कि वो उसको सरकार को चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो अब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसी चीज़ को जो पार्टीज़ जो थी पॉलिटिकल पार्टी मिसयूज़ करने लगी डीपीएसपी को। ओके, हुआ ये कि अब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी वो फंडामेंटल राइट को इग्नोर करके डीपीएसपी को इम्पोर्टेंस देने लगी। ठीक है, वो क्यों देने लगी? क्योंकि डीपीएसपी जो थे वो वेलफेयर ऑफ स्टेट थे, इसीलिए क्या हो रहा था, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो वोट के चक्कर में थी और इसीलिए वो फंडामेंटल राइट्स को इग्नोर करके डीपीएसपी में अपना ज़्यादा ध्यान वो लगा रहे थे। ठीक है, तो ये केस अब पहुंचा कोर्ट में। मिनर्वा मिल्स का जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमारे भारतीय संविधान के बेड रॉक के हिसाब से इन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, और ये जजमेंट आती है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। अब ओके, तो ये था फ्रेंड्स डीपीएसपी। अभी हम ये टॉपिक पे आएंगे डीपीएसपी को और अच्छे से इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। ठीक है, तो अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। ठीक है, इसको ऐड किया गया ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती है। ठीक है, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है तो 1976 में। ओके, तो रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आता है, तो उसमें एडिट की जाती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में और इस एक्ट में 1 मोर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बता रहा है? टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, national anthem, to protect the sovereignty, unity and integrity of the country, okay, to promote the spirit of common brotherhood amongst all the people, to preserve the rich heritage of our composite culture and so on। ठीक है, ये 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी ये पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई की गई हैं। ओके, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हुई ये हमारा फ़र्ज़ है, जो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपने देश की रिस्पेक्ट करना है ना, कॉमन ब्रदरहुड बना के रखना है ना, भाईचारा जो है वो बना के रखो और उसके साथ साथ नेशनल फ्लैग की इज़्ज़त करो। ये हमारे फ़र्ज़ हैं जो हम चुकाएंगे इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इज़्ज़त करके, इसको फॉलो करके। ठीक है, और ये कहा गया है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये डीपीएसपी की तरह नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। ओके, तो ये थे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं सेकुलर स्टेट की। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेकुलर स्टेट की। ओके, हमारा देश एक सेकुलर स्टेट है ना।
अगर हिंदुस्तान की बात करें तो इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं दिया गया है। सेकुलरिज्म टर्म को ऐड किया गया 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ओके, प्रीएम्बल सिक्योर करता है टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनको लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। ओके, उनको आज़ादी है कि वो किसी भी रिलीजन पे बिलीव कर सकते हैं, उनमें विश्वास कर सकते हैं और उनकी पूजा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ आर्टिकल्स हैं, आइए इनको देखते हैं। आर्टिकल 14 बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होगा। ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्ट किया जाएगा हर एक रिलीजन को। ओके, तो आर्टिकल 15 रिलीजन के नाम पे आप किसी भी रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसी भी बंदे को रिलीजन के नाम पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 15 में लिखा गया है। आर्टिकल 16 में बोला गया है सभी सिटीजन्स को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी सभी सिटीजन्स को। और आर्टिकल 25 सभी लोगों को पूरा अधिकार है कि प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में बोला गया है जो भी रिलीजन डिनोमिनेशन से वो अपने अफेयर को मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में बोला गया है कि किसी भी तरह का रिलीजियन टैक्स जो गवर्नमेंट नहीं लगा सकती किस लोगों पे। ठीक है, रिलीजियस टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 में बोला गया है किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे एजुकेशन को स्टेट फाइनेंस कर रहा है वहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, यह आर्टिकल 28 में बोला गया। आर्टिकल 29 में बोला गया है हर नागरिक को पूरा अधिकार है कि वो अपने लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को कंजर्व कर सकता है। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी को राइट है वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की कोशिश की जाएगी, ये बोला गया आर्टिकल 44 में। ओके, तो आगे है वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म की अगर बात की जाए। ठीक है, तो रिलीजन जो है वो चर्च से डिनोट होता है। ठीक है, और जो स्टेट जो है वो रिलीजन जो है ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इनको एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। चर्च जो कर रहा है वो करेगा, स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ये वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। बट ऐसा इंडिया में नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लेकिन हम सारे रिलीजन को प्रोटेक्ट करेंगे, हम सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी रिलीजियस चीज़ है जो दूसरे को परेशान कर सकता है ना, तो हम उसको बैन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी रिलीजन एक्टिविटी से किसी दूसरी कम्युनिटी को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो उनको कोई परेशानी हो रही है, तो हम उसको बैन भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक। हमने आज डिस्कस किया डीपीएसपी को, फंडामेंटल राइट्स को और सेकुलर स्टेट को डिटेल में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जो आगे वाले फीचर्स जो बचे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी वीडियो। ओके।